राजदंड का पहला डंडा। जी हाँ दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज 28 मई को सावरकर का जन्मदिन, नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। पूरी विधिवत जो है कर्मकांड, साष्टांग दंडवत प्रधानमंत्री जी द्वारा सर्व धर्म संभाव और सम्मेलन भी हुआ। उसी समय जंतर मंतर पर महिलाओं को घसीटा जा रहा था, महिला पहलवानों को, और दिल्ली के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जा रहा था। इस एपिसोड में आप सुनेंगे आंखों देखा हाल, आखिर हुआ क्या है आज दिन भर। और मेरे साथ जो मेहमान हैं, पूनम कौशिक जी हैं, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, लगातार जनवादी मुद्दों पर संघर्ष करती रहती हैं। दिन भर वो प्रोटेस्ट में जा रही थी, वो गिरफ्तार कर लिया गया था और नजरबंद करके रखा गया था। शाम में इनको अभी अभी कुछ देर पहले इनको छोड़ा गया। क्या है आंखों देखा हाल, सीधा सीधे पूनम जी के पास लिए चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि आखिर हुआ क्या। पूनम जी, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। गुड इवनिंग। धन्यवाद। जी बताएं, क्या था मामला? कल से आप तो कई दिन से एक्टिव हैं लगातार इस मसले पर, तो जरा सा अपना पहले थोड़ा सा संस्मरण बताएं, कल क्या हुआ और कैसे कैसे क्या हुआ, जरा बताएं जी। जी, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव होने के नाते और ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली के अंदर महिला पहलवानों ने खड़ा किया है, इतिहास में पहली बार इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले पर जिस बहादुरी के साथ इस सवाल को ये महिला पहलवान पिछले 1 महीने से लगातार धरने पर बैठ के आज 35वां दिन था। और आज की जो कॉल थी कि महिला सम्मान पंचायत, इन खिलाड़ियों ने ये कॉल दी हुई थी और उसके लिए पूरे देश से महिलाओं को, पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों ने इस आह्वान को समर्थन किया था। और दिल्ली के भी तमाम जो महिला संगठन है, जो महिला समूह है, जो जनवाद पसंद नागरिक अधिकार संगठन है, सभी आज की इस पंचायत में सीधे तौर पर और इसके समर्थन के लिए भाग लेने के लिए आज आने वाले थे। और मगर आप देखिए, जैसा कि आपने अपने प्रस्तावना में इस कार्यक्रम के बताया कि किस तरीके से राजदंड और लोकतंत्र की बात आज संसद में की जा एक लोकतंत्र की बात करते हुए संसद के नए भवन की आज स्थापना 28 मई को हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज का दिन भारत के इतिहास में, अगर मैं कहूं कि इसको महिला आंदोलन और न्याय पसंद नागरिकों की नजर में ये दिन काले दिन के रूप में जाना जाएगा। आज जिस तरह से एक तरफ संसद की नई बिल्डिंग की स्थापना कर रहे थे और कुछ दूरी पर महिला पहलवानों को जैसे घसीटा जा रहा था, मैं बताना चाहूंगी आपको कि इस पंचायत के संदर्भ में कल से ही हमारा जो संगठन है, प्रगतिशील महिला संगठन, हमें कल रात से ही लगातार तंग किया जा रहा था। मैडम कितने लोग हो जाएंगे, आप घर से कितने बजे निकलेंगी, हम आपके ऑफिस पर आ जाए। दिल्ली पुलिस लगातार, उनके अफसर जो हैं हमें लगातार हमारे को ट्रैक कर रहे थे, हमारे दफ्तर में आ रहे थे। और उसके बाद सुबह सुबह जब हम निकले कि चलिए प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, क्योंकि जंतर मंतर पर पहुंचना था, तो हम सुबह सुबह ही अपने तमाम साथियों को ये बताते हुए कि हमने कहाँ कहाँ इकट्ठा होना है, तो सुबह लगभग, मैं तो बिल्कुल अल सुबह मुझे ये था कि क्रॉट प्लेस में कुछ हम काम भी करेंगे सबसे पहले जाकर के, सुबह सुबह 6:30 पौने 7 बजे ही मुझे हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के पास से ही दिल्ली पुलिस के मुखर्जी नगर थाने के अधिकारियों ने आकर के मुझे घेर लिया और मुझे तुरंत वहीं से ही गिरफ्तार कर लिया गया। और मुझे कहा गया कि, और सुबह सुबह 5 बजे से मेरे पास लगातार फोन आते रहे कि आप कहां पर हैं, बताइए, हमने मिलना है, कितने लोग होंगे, क्या प्रोग्राम है। ये करते करते उन्होंने मुझे तो डिटेन किया, और उसके अलावा जो जो साथी वहां पहुंचे, प्रगतिशील महिला संगठन के 2 साथी, दिल्ली कमेटी के वो नेतृत्वकारी साथी हैं, उनके साथ तमाम किसान साथी, प्रदर्शन जैसे ही उन्होंने लगभग 10:30 पौने 11 बजे शुरू किया, उनको तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी आधा घंटा पहले उनको कापासेड़ा थाने से छोड़ा गया है। दिल्ली के अलग अलग महिला संगठनों के नेतृत्वकारी साथियों को, जिसमें NFIW, एडवा के नेतृत्वकारी साथी हैं, उनको कापासेड़ा थाने के अंदर रखा गया, नजफगढ़ थाने के अंदर रखा गया। ये दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस, जिसने कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना था, पिछले
35 दिनों से उनके ऊपर एक FIR दर्ज है और यौन उत्पीड़न का मामला है, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है, मगर उनको गिरफ्तार करने में चुस्ती नहीं दिखाई। और प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए, प्रदर्शन ना हो सके ये इसकी गारंटी करने के लिए उन्होंने तमाम नेतृत्वकारी लोगों को गिरफ्तार करने में इतनी चुस्ती दिखाई। न केवल इतना ही, बल्कि मैं जानती हूं किस तरीके से हमारे संगठन के साथी और तमाम अलग अलग साथी जैसे जैसे जिसने थोड़ा सा भी वो जंतर मंतर की ओर बढ़े हैं, तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो साथियों की मैं अभी बात कर रही हूँ जो ये महिला पहलवानों की सॉलिडारिटी के लिए, महिला पहलवानों की न्याय की इस लड़ाई में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए जो साथी आए, उनके साथ ये किया गया। और महिला पहलवानों के साथ तो जो किया गया, वो विजुअल्स, वो जिस तरह के जो दृश्य सामने आए हैं, वो दृश्य एक्चुअली दिखा रहे हैं कि आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनके पार्टी जो मनुवाद की दर्शन से एकदम अपना नेतृत्व मानती है, उस दर्शन से चलने वाली पार्टी वास्तव में वो महिलाओं की क्या हैसियत रखती है, उन्होंने आज ये देश की महिलाओं के साथ साथ पूरी दुनिया की महिलाओं को दिखा दिया है कि भारत के सत्तारूढ़ दल की नजर में भारत की महिलाओं की हैसियत क्या है। एक तरफ आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, भारत की राष्ट्रपति जो कि आदिवासी हैं, जो कि महिला हैं, आप उनसे उद्घाटन नहीं कराते। दूसरी तरफ यौन उत्पीड़न के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को आप जबरदस्ती सड़कों पर घसीटते हैं, आप उनके ऊपर जबरन पुलिस बल, जिस तरह के वो विजुअल्स है, घसीट करके वो तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं, ये वो तिरंगा है जब वो मेडल जीतती हैं तो उस तिरंगे को वो अपने सीने पर लगाकर चलती है। आज उस तिरंगे के साथ पुलिस वालों ने उनको गिरा गिरा के मारा है। ये काला दिन भारत की महिलाएं, भारत के नागरिक याद रखेंगे हमेशा। और ये इस तरह का जो पूरा एक और अभी भी सभी पहलवानों को अरेस्ट किया गया है। वो जो प्रदर्शन था, आज आप नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। संसद लोकतंत्र से चलती है, संविधान से चलती है, संविधान के अंदर विरोध करने का अधिकार है। और आज विरोध के अधिकार का किस तरह से हनन किया गया है, जब आप एक तरफ महिला पहलवानों और उनके समर्थकों को जबरन बसों में धकेल रहे थे और उसके बाद उनका जो प्रदर्शन का टेंट था, जहां वो बैठ के प्रदर्शन करते थे, जहां वो चलाते थे, उसको जिस बर्बरता के साथ उखाड़ दिया गया है। आज का दिन वास्तव में ये दिखाता है कि भारत के अंदर कितनी महिला विरोधी सरकार, कितनी संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करने वाली ये सरकार मौजूद है और किस तरह से आज लोगों को लड़ने की जरूरत है। आपको कितने बजे गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मेरे को तो सुबह कल रात से ही लगभग 11:30 बजे से फोन आना शुरू हो गया था और उसके बाद सुबह सुबह 5 बजे से मुझे स्पेशली ट्रैक किया गया और अराउंड 6:30 पौने 7 बजे मुझे कनॉट प्लेस से गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद लगभग मुझे कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के पास से, मुझे हनुमान मंदिर, जी, मुझे वहां से फिर ये मुखर्जी नगर थाने में लेकर आए और पूरा दिन मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों आप लेके जा रहे हैं, मेरे को आप बताइए। नहीं मैम, हमें इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है? कहीं पे कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये है कि विरोध प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये है कि जो नेतृत्वकारी साथी हैं, जो सवालों के ऊपर बोलते हैं, आप उनको बोलने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर ये समझते हैं, आप तो एडवोकेट भी हैं। जी, मैं एडवोकेट भी हूँ। जी, मैं एडवोकेट भी हूँ और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैम आप सब समझते हैं ना, यानी पुलिस वालों को पता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर क्योंकि वो अमित शाह और मोदी के अधीन वाली दिल्ली पुलिस है, तो वो तो संविधान के मूल्यों को मानती ही नहीं है। वो तो जो अगर वो दिल्ली पुलिस एक्चुअली अपनी संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन कर रही होती और केवल जो है अमित शाह और मोदी के आदेशों को न मानने वाली होती, तो अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी हो चुकी होती। बृजभूषण की गिरफ्तारी करने के स्थान पर वो जो प्रदर्शनकारी हैं, वो जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और कानून के राज की सर्वोच्चता मेंटेन होनी चाहिए,
इस बात को रखने वाली ताकतों को वो लगातार तंग कर रहे हैं। और आज पुलिस ने एक बार फिर से, दिल्ली पुलिस ने अपना महिला विरोधी और जन विरोधी रवैया एक्चुअली साबित किया है कि उनको संविधान के मूल्यों की कोई फिक्र नहीं है, उनको कानून की सर्वोच्चता से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक काम करना है, ऊपर के आदेशों का पालन करना है। भारत में कहते हैं, और खास तौर से जो संस्कृति की दुहाई देते हैं और आरएसएस, भाजपा, इस तरह के लोग जहां सभा में पहुंचेंगे तो लोग सुनाते मिल जाएंगे कि जहां पे नारियों का सम्मान होता है, देवता वहां वास करते हैं। जी और यहाँ घसीटी जा रही है। बिल्कुल, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता की बात करने वाले आज जो है उन नारियों को, और आज तो वो कुछ ज्यादा ही, जिस तरीके से वो विजुअल्स अगर हम देखें नई संसद के, जिस तरह से वो दंडवत हो रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना और ये सब करके, मतलब आप एक संविधान के तहत चलने वाली संसद, जो संविधान सेकुलर है, और फिर आप इस तरह की पूजा अर्चना उस हॉल के अंदर करवाते हैं, और उसके बाद भारत की नारियों को, भारत की न्याय मांगने वाली नारियों के साथ आप इस तरह से उनके बाल घसीट के, उनके ऊपर पुलिस या दमन करवा के, उनको आप एक्चुअली ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम मनुवाद से चलते हैं, हम नहीं चलते संविधान से, और आपका स्थान तो दोयम दर्जे का है, आप तो रहेंगी पैर की जूती। चाहे आप देश का नाम रोशन करते रहो, गौरवान्वित करते रहिए देश को, मेडल्स लेके आते रहिए, लेकिन जब आप न्याय की बात करेंगे, और न्याय की बात भी किस उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो आरोपी हैं बृजभूषण साहब, वो एक बहुत बड़े सामंत बाहुबली हैं, और बाहुबली के ऊपर जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगेगा, तो चाहे हम बेटियों के सम्मान की बात करें, चाहे हम कहें कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, चाहे हम कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर अगर आरोपी, और वो भी यौन उत्पीड़न का आरोपी, बाहुबली है, तो हम तो बाहुबलियों के साथ रहेंगे। आज के इस पूरे प्रकरण ने नरेंद्र मोदी सरकार का असली चरित्र एक बार फिर से सामने लाके खड़ा कर दिया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इनका चरित्र यही रहा है। महिला आंदोलन ने देखा है, पिछले 9 साल से लगातार, कथुआ से लेकर के, उन्नाव से लेकर के, बिल्किस बानो के बलात्कारियों, सजा याफ्ता बलात्कारियों को जिस तरह से रिहा किया गया और उनके गले में फूल मालाएं डाली गई, जिस तरह से हाथरस में उस पीड़िता को जिस तरीके से रातों रात उसको जला दिया गया, तो भारत में तो महिलाओं ने ये देखा ही है कि किस तरीके से आप हमेशा आरोपी, अगर वो पावरफुल है, अगर वो ताकतवर है, तो आप उनके पक्ष में रैलियां करेंगे, आप उनके पक्ष में काम करेंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात, ये पूरी लड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को, सवाल है कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का सवाल, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, बिकॉज यू आर अ लॉयर आल्सो। जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए 1997 में ये सवाल सबसे पहले इसको एक्चुअली रेखांकित किया गया, जब विशाखा जजमेंट आई, तब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस बात को रेखांकित किया, इसको एडमिट किया, इसको एक्नॉलेज किया, इसको दर्ज किया कि हाँ, महिलाओं के साथ काम की जगहों पर यौन उत्पीड़न होता है, इसीलिए दिशा निर्देश जारी किए गए। और ये कहा गया क्योंकि जब किसी सवाल के ऊपर अगर कोई कानून नहीं होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वही कानून होता है, कि क्यों, और ये डायरेक्शन दी गई कि क्योंकि अभी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को डील कर सके, जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के सवालों को देख सके, इसलिए तब तक ये हमारे दिशा निर्देश ही कानून माने जाएंगे। उनके अंदर ये बात कही गई कि उसका मुख्य मकसद क्या था? मकसद ये था कि काम की जगहों में, खास करके पावर हैरेसमेंट की स्थिति में, बॉस वर्सेस सबऑर्डिनेट, एक अधिकारी और उसके मातहत काम करने वाली महिला कर्मचारी, इनके बीच में, क्योंकि ये जो सत्ता का मामला होता है, ये जो पावर का मामला होता है, इसके चलते महिलाओं को बहुत उत्पीड़न सहन करना पड़ता है, और उनको पुलिस के धक्के ना खाने पड़े, उनको प्रशासनिक स्तर के ऊपर ही न्याय मिल जाए। इस उद्देश्य के साथ ये पूरी की पूरी दिशा निर्देश 1997 में जारी किए गए थे। और इसका एक महत्वपूर्ण बात ये था कि आंतरिक
शिकायत समितियां बनेगी सभी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, निजी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएंगी। वो जेंडर सेंसिटाइजेशन का, लैंगिक संवेदनशीलता का माहौल बनाएंगी। जब कोई मामला आ जाएगा तो उस जो कमेटी है उसकी कंपोजिशन ऐसी होगी कि उसमें आधे से अधिक महिलाएं रहेंगी, उसमें एक बाहर का भी व्यक्ति रहेगा, और इस तरीके का ये एक पूरा दिशा निर्देश देके, और उसमें एक बात और कही गई विशेष करके कि ये अगर मान लीजिए किसी आरोपी का इस तरह का व्यवहार रहा है कि उससे भारतीय दंड संहिता के तहत आईपीसी के तहत उससे ऑफेंसेस निकल के आती हैं उसके उस व्यवहार से, तो जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं, वो गारंटी करेंगे कि एफआईआर हो, ना कि शिकायतकर्ता को खुद धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पर 1997 से 2013 तक हमने लगातार देखा, खुद हमारे संगठन ने, प्रगतिशील महिला संगठन ने ये महसूस किया है कि दिल्ली के अंदर हमने कई सारे आंदोलन देखे। एलआरएस टीबी हॉस्पिटल का मामला था, एम्स का मामला था, जहां पर डायरेक्टर वर्सेस स्टाफ नर्स, चीफ लाइब्रेरियन वर्सेस लाइब्रेरी स्टाफ, लेकिन दोनों ही मामलों के अंदर आंतरिक शिकायत समितियां कभी भी शिकायतकर्ता के पक्ष में न्याय नहीं कर सकी। उसके बाद 2013 में पॉश कानून बनता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। उसके अंदर भी जो विशाखा जजमेंट में कहा गया उसी बात को रखा गया। 2013 और आज हम 2023 में हैं। 2023 में जब अप्रैल महीने में इन बहादुर महिला पहलवानों के संघर्ष की वजह से ये सवाल फिर से एक बार केंद्र में आ गया, तो एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जितनी भी खेलों के फेडरेशन है, उनको नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि आप स्टेटस बताइए कि क्या आपके यहाँ पर आंतरिक शिकायत समितियां हैं या नहीं। उसके तुरंत बाद ही अभी 15 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम देश के अंदर निर्देश दिया है कि ये क्या मतलब है, पोश कानून बन गया लेकिन फिर भी आप इसका अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बात फिर से एक बार सामने आ रही है कि भारत के अंदर महिला आंदोलन का जो पहले से ही अनुभव था, इस दौर में वो फिर से दोहराया जा रहा है कि हमें दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक कानून लिखवाने की लड़ाई, और उससे भी ज्यादा कहीं अधिक कठिन, थका देने वाली, कष्टदायक लड़ाई है लिखे हुए कानून को लागू करवाने की। और आज ये लड़ाई फिर से यही बात साबित कर रही है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले में यदि आरोपी बाहुबली है तो व्यवस्था, पुलिस उस आरोपी के पक्ष में खड़ी होगी, न कि शिकायतकर्ता के पक्ष में। ये बात हमने एक बार पहले भी देखी थी, रूपन देओल बजाज और केपीएस गिल। धरना प्रदर्शन करना एक हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे ओपिनियन हम लोगों ने देखा है पिछली बार भी। इस तरीके से पूरे वहां पे धरना स्थल पे उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया गया टेंट वगैरह, क्या ये नए हुक्मरान का आगाज है, संकेत है कि देश में हम क्या करने जा रहे हैं? जी, ये तो है ही। मतलब विरोध के अधिकार को वैसे ही ये लगातार कुचलते ही जाते थे, क्योंकि हम देख रहे हैं 144 लगा दी आपने, धारा 144 लगा दी तो आप किसी भी प्रोटेस्ट को आप रोक देंगे। दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने की एक डेजिग्नेटेड जगह है जंतर मंतर, वो लगातार और छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना ही इन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है कि आपको पहले 10 दिन पहले आकर के आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हमारा मन करेगा तो परमिशन देंगे, आपको लिख के देना पड़ेगा, आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे। ये सब चीजें तो पहले से चल रही थी, लेकिन आज जब ये नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और राजदंड लेकर के दंडवत हो रहे थे, तो उससे तो ये साबित होता है कि अब इनको लोकतंत्र नहीं राष्ट्रतंत्र चाहिए। और इसीलिए सरकार की निशानी है या कमजोर सरकार? देखिए, हम समझते हैं ये सरकार जो है ये फांसीवादी सरकार की निशानी है। ये सरकार ये दिखा रही है कि हमको जनता की भावनाओं से, और जो संविधान जिसके तहत हमें चलना चाहिए, हमें उसकी कतई कोई फिक्र ही नहीं है। हम देश के अंदर कानून के राज को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। हम खुलेआम जनता के विरोध के अधिकार को कुचलेंगे, खुलेआम जैसा हमारा मन करेगा हम दो तरह के कानून चलाएंगे। जो लोग जनवादी अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे हम उनको जेलों में डालेंगे, और जो बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न करेंगे
हम उनको जेलों से बाहर रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। आज की घटना ने यह साबित कर दिया है कि आरोपी बृजभूषण हमें कितना प्यारा है कि उसके लिए इस देश को गौरव में लेके जाने वाली, इस देश का दुनिया के स्तर पर नाम रोशन करने वाली बेटियों को भी कुचलने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण को हम गले लगाएंगे, हम उसको बचाएंगे, हम उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे और कानून को कानून का काम भी नहीं करने देंगे। संरक्षण करेंगे उसका, उस यौन आरोपी का संरक्षण। आखिरी सवाल, हमारी अम्बेडकरनामा की नजर इस प्रोटेस्ट पे लगातार बनी हुई है और अभी भी बहुत लोग गिरफ्तारी है, कई लोगों को डिटेन किया हुआ है। राकेश टिकैत शायद धरना पे बैठ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और जिस तरीके से सरकार ऑपरेसिव हो रही, क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट और अधिक तेज होगा? देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर आज ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने देते तो बहुत अच्छा था। अब जो इन्होंने दमन की कार्रवाई करी है, अब तो ये पक्का पूरे दिल्ली के अंदर भी फैलेगा। न केवल संगठित ताकतों के स्तर पर इसका और विरोध होगा, बल्कि देश के विभिन्न इलाकों के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर इसका एकदम विरोध होना निश्चित है, क्योंकि बहुत बर्बर है। बहुत लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि ये सरकार जो केवल झूठ के नैरेटिव पर चलती है, जो केवल एक झूठे वृतांत गढ़ के सिर्फ चरित्रों का हनन करती है, आरोपियों को बचाती है, तो हम तो स्पष्ट हैं कि, और ये अभी साक्षी मलिक का मैं ट्वीट देख रही थी थोड़ी देर पहले भी, तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जैसे ही हिरासत से छूट कर आएंगे हम तो सत्याग्रह करेंगे। और हम समझते हैं कि देश की तमाम महिला आंदोलन की ताकतें भी, और देश के अंदर इसका प्रदर्शन और ज्यादा तेज होगा और मामला और बढ़ेगा, और इस आरोपी को तो इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। आंदोलन तेज। चलते आप सुबह ही गिरफ्तार कर ली गई, पुलिस का व्यवहार रवैया कैसा था? चाय, खाना, नाश्ता दिया कि नहीं दिया? देखिए, मेरे को तो सिंगल ही डिटेन किया था, तो ऐसे चाय और खाने की तो कहीं कोई उस तरीके से उन्होंने कोई विशेष परेशानी नहीं करी। और जहां तक 2 जगह का मुझे पता है, एक जगह का ही मुझे और पता है, कापासेड़ा का, वहां पर भी चाय और खाना उपलब्ध करा गया है। बाकी जगह की मुझे अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग साथियों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि भाई, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, अभी तक हमें नहीं पता है कि हमारे जो पहलवान साथी है, साक्षी मलिक को कौन से थाने में रखा गया, बजरंग पुनिया को कौन से थाने में रखा गया है। अभी तक कोई इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन डीसीपी की तरफ से नहीं आई है। ये सबसे ज्यादा बेकार बात है कि ये क्या तरीका है कि आप लोगों को डिटेन भी करेंगे और बताएंगे भी नहीं। ये आपने एक नई और परंपरा वो किया है। इसका अनुभव मुझे है। और जी आपसे बेहतर इसको और कौन समझ सकता है। और पर ठीक है, ये अनुभव है, और मुझे लगता है कि आज की इस दमनात्मक कार्रवाई से ये आंदोलन भी बढ़ेगा और इनका असली चरित्र भी सामने आएगा कि ये हिंदुत्व के नाम पर काम करने वाली सरकार, ये हिंदुओं का रक्षा की बात करने वाली सरकार, असल में इसको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज और ज्यादा स्पष्टता के सामने भारत की महिलाओं के सामने तो कम से कम आ गई है। आप पूरा इस घटनाक्रम पे नजर रखें। आप एडवोकेट भी हैं, तो हमारे लिए भी प्रीसियस है कि हमारे दोस्त थोड़ा लीगल एंगल भी समझेंगे, और लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। जब भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इशू हो, जरूर मुझे खबर करें। और अपने सीमित संसाधनों के हिसाब से मैं अम्बेडकरनामा अपना काम कर रहा है। शुक्रिया मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू।